हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे होम लोन से जुड़ी सारी जरूरी बातें। हम जानेंगे कि कैसे बैंक 50 लाख के 1 करोड़ रुपए वसूल लेता है, होम लोन लेना क्यों चाहिए, किस कंडीशन में बैंक प्रॉपर्टी को नीलाम करवा सकता है, क्यों ईएमआई के बाउंस होने से बैंक को होता है डबल प्रॉफिट, होम लोन किसे मिल सकता है और कितना मिल सकता है, होम लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, होम लोन देने से पहले बैंक क्या देखती है और कितने की प्रॉपर्टी में कितना सैंक्शन हो सकता है, लोन टॉप अप क्या होता है, एडवांस ईएमआई पेड करने के क्या फायदे होते हैं, अगर होम लोन पर 0.2% का भी डिफरेंस आता है तो कितने रुपए बच सकते हैं, होम लोन ट्रांसफर करवाना सही है या गलत, होम लोन में हमें एक्चुअल में कितना परसेंट चार्ज लगता है, यानी हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, होम लोन लेने के बाद टर्म प्लान लेना क्यों जरूरी है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लस पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बैंक 50 लाख के 1.5 करोड़ रुपए वसूल सकता है। इसके लिए मैं आपको गूगल पर सर्च करता हूं EMI कैलकुलेटर। तो अब ये चलते हैं हम अपने SBI के वेबसाइट पर। ये SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 50 लाख है ना, तो अपन ये सेट कर देते हैं लिमिट 50 लाख। ये होम लोन है तो बड़ा अमाउंट तो हो गई। यहाँ पे अपन टाइप भी कर सकते हैं और ये मैं इसको 30 ईयर्स के लिए सेट कर देता हूँ। इसके आप ये देख सकते हैं, ये मैंने 30 ईयर्स के लिए सेट किया। और यहाँ पे जो है, ये जो अभी करंट का जो चल रहा है 9.55, ये अभी जो SBI करंट में जो दे रही है ये वो है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमारी मंथली जो EMI है 42,225 रुपये की, और अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं 1,02,01,084 रुपये। अब बात करते हैं इसके टोटल इसकी, तो ये पड़ रहा है हमें 1,52,00,000। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें अमाउंट पेड करना पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 1% का भी, अरे एक छोड़िए 0.2% का भी अगर अंतर लेता हूँ, तो जैसे कि 5 है तो इसको मैं कर देता हूँ 3। तो ये देखिए आप, अगर मैंने इसमें मात्र 0.2% का ही अगर मैंने इसमें डिफरेंस रखा, तो अब मेरा जो टोटल जो मुझे इंटरेस्ट जो पेड करना है, टोटल इंटरेस्ट और जो IMI है सारा कुछ, तो वो पड़ रहा है 1,48,73,423 रुपये। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करूँ तो 3,27,661 रुपये है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 0.2% के अंतर से भी आपको कितना ज़्यादा अंतर आता है। तो आपको एक एक पॉइंट का अंतर देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक अलग देगा, सरकारी बैंक अलग देगा और यह फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप पैसा ले रहे हैं, आप पैसा दे तो नहीं रहे हैं जो वो भाग जाएगा, और अगर भाग भी गया तो आप ही के लिए फ़ायदा है, तो भागेगा तो है नहीं। ठीक है, जो होम लोन देगा वो भागेगा नहीं। और अगर यही करके अगर दूसरा अगर उसकी बात करूँ तो कोई 7 पॉइंट भी देता है, कोई 8 पॉइंट भी देता है, तो जहाँ से आपको सबसे कम में पड़ता है आप वहाँ से लीजिए। क्यों? क्योंकि जरा से डिफरेंस से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अब मैं बात करूंगा फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट की। फिक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी ये जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा। बाई चांस मान के चलिए कि अगर आपने 9.5% पर फिक्स इंटरेस्ट पर लोन लिया है, तो अगर आने वाले समय में अगर वो 7 पॉइंट हो जाता है, 6 पॉइंट हो जाता है, 5 पॉइंट या 3 पॉइंट भी हो गया, तो भी आपको 9% ही इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट जो होता है उसमें यह होता है कि अगर आज आपने 9% का लिया है और अगर मार्केट में कल को ये 7% हो गया, तो आपको केवल 7% का ही चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपने 6% पे लिया है और कल को अगर मार्केट में 12 या 15% भी चला गया, तो आपको 15% का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कई बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी आ जाता है कि भैया मैंने तो इतने में लिया था, फिर आप मुझे इतना क्यों बढ़ा दिया। तो ये डिफरेंस होता है फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट में। अब बात करते हैं कि हमें होम लोन लेना ही क्यों चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बैंक के थ्रू परचेस करते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक उस प्रॉपर्टी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने सोर्सेज के थ्रू पक्के तौर पर चेक करता है। क्योंकि इस काम के लिए जनरली हर बैंक के पास अपना खुद का अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि सारी चीज़ें चेक करता है, और अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ लगती है तो वो उस प्रॉपर्टी पर पैसा नहीं लगाती। तो जो चीज़
हम और आप चेक नहीं कर सकते, वो सब कुछ चेक करती है। और अगर आपके पास पूरा पैसा कैश रखा भी हुआ है तो भी आपको थोड़ा बहुत अमाउंट तो फाइनेंस करवा ही लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सके। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने सारे रिसोर्सेस नहीं है या नहीं अवेलेबल हो पाते, या कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। पर बैंक ऐसा नहीं करती। बैंक अपने हर एक पैसे का हिसाब रखती है और वो सारी चीजें बारीकी से चेक करती है। तो अगर किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचना है तो आपको बैंक से छोटा मोटा तो होम लोन ले ही लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बैंक प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है या कभी कभी नीलाम करवा देती है, तो वो ऐसा किस कंडीशन में करवा सकती है। और जब प्रॉपर्टी नीलाम कर चुके होते हैं तो उसका जो बाकी का जो पैसा होता है उसका क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम आधे ज्यादा EMI तो पेड कर चुके हैं और बैंक ने प्रॉपर्टी तो नीलाम करवा दी है, तो अब बाकी का पैसा जाएगा किसके पास। तो दोस्तों ऐसा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख और अगर आपने एक भी EMI नहीं भरी है, केवल एक EMI भी अगर बची हुई है, तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके उससे अपना पैसा निकाल सकते। लेकिन बैंक इतनी ईमानदार होती है कि उसमें नीलामी में जो उसके हिस्से का जो पैसा होता है वो केवल वही रखती है और बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो पैसा आपके पास ही आएगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है EMI बाउंस। दोस्तों जनरली देखा गया है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से EMI भरवाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमारी EMI बाउंस हो जाती है। तो जैसे ही अगर हमारी कोई बाउंस EMI होती है तो इससे बैंक को हो जाता है डबल प्रॉफिट। डबल प्रॉफिट कैसे? क्योंकि एक तो वो आपसे अपनी EMI तो लेगा ही लेगा, प्लस उसके ऊपर आपको कुछ पेनाल्टीज देनी पड़ती है। वो पेनाल्टीज 1200, 1000, 800, 850 तक हो सकती है। अब नेक्स्ट होता है जिसकी चलिए ठीक है, आपने ये तो कर ही लिया, अब ये पेनाल्टी भी भर दी। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ECS ऑन करवा के रखा है, जैसे कि आपका जो भी EMI होती है जनरली वो आजकल केवल बैंक के थ्रू ही कटती है। तो जैसे ही बैंक में वो अपनी ECS हिट करता है, मतलब वो लेने के लिए बोलता है कि हाँ भैया आज ये मेरी डेट है और अब मुझे पैसा चाहिए इसमें से, और आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस कम होता है, तो ऐसे में वो बैंक भी आपके ऊपर चार्जेस करती है। तो वो जनरली 200 से 300 रुपये होता है। तो ये दोनों ही बैंक को फायदा होता है, प्लस वो कंपनी एक ही बार ECS हिट नहीं करती, वो कम से कम 2 से 3 बार हिट करती है। तो जो 200-300 रुपये है वो आपको 2 से 3 बार लग जाता है, तो 1000 रुपये तक इसका भी आराम से बैठ जाता है। तो अगर आपकी EMI कितने की भी हो, 500 की हो, 800 की, 1000 की हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको 2 से 3000 रुपये एक्स्ट्रा पेड करना पड़ सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी EMI बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल टाइम टू टाइम पेड करें। क्यों? क्योंकि ये आपके सिविल पे भी इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा होम लोन किसे मिल सकता है और कितना मिल सकता है। होम लोन लेने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो आपकी इनकम होती है। अगर आपकी इनकम 20,000 से कम है तो आपको होम लोन नहीं मिल सकता। पर कुछ प्राइवेट बैंक ऐसी भी है जो आपको 15,000 पर भी होम लोन प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है और सेंक्शन अमाउंट कम आता है। अब जो नेक्स्ट जो चीज मायने रखाती है वो है आपका सिविल। जी हाँ दोस्तों, सिविल आपका अगर 750 से ऊपर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, और अगर इससे कम है तो आपको लोन मिलने में बहुत सारी समस्याएं होती है। कुछ बैंक है जो कि 720, 650 पर भी देती है, लेकिन वो आपके लिए उतने अच्छे बैंक साबित नहीं होते, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर कोई नहीं दे रहा है और मैं दे रहा हूँ तो उसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट लगता ही है। तो ये भी आपको देखना जरूरी है कि लोन लेने से पहले आपका सिविल काफी अच्छा हो। नेक्स्ट, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको 23 साल से 65 साल की उम्र तक ही लोन मिल सकता है। मतलब कि अगर आपको EMI पेड भी करनी है और अगर आपकी एज मान लीजिए 55 ईयर्स है तो आपको केवल 7 साल के लिए ही लोन मिलेगा, उसके आगे आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक को भी पता है कि उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो आप EMI पेड नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको नहीं देती। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपकी एज कम से कम 25 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगर इस बीच है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। होम लोन का टाइम ड्यूरेशन कम से कम 3 साल का होता है। तो अगर आप होम लोन लेते हैं और आप सोचते हैं कि 1-2 साल में ही अगर पेड कर दूं, तो वो नहीं, बैंक आपसे नहीं लेगा। कम से कम आपको 3 साल कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको फोरक्लोज करवाना है तो वो करवा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 30 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको EMI कैलकुलेटर में भी दिखाया था, उसमें भी 30 ईयर्स तक का ही मैक्सिमम होता है।
अब अगला है हमारा होम लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो हर जगह ही अप्लाई हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट खुद का भरा हुआ होना चाहिए। दूसरा होता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आप आधार कार्ड, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा कुछ दे सकते हैं। तीसरा होता है आपका एज सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गया, बैंक की पासबुक हो गई। पहले बताए हुए डॉक्यूमेंट में से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लग सकते हैं। अगला होता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, ये सारी चीजें लगा सकते हैं। या कोई LIC पॉलिसी या गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ कोई सा भी सर्टिफिकेट जिसमें आपका एड्रेस हो। अगला है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब में हो तो आपको फॉर्म नंबर 16 कंपनी के ऑनर से दिया हुआ सर्टिफिकेट, लास्ट 2 मंथ की पे स्लिप, प्रमोशन लेटर, लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई FD या कोई शेयर हो तो वो भी आप दे सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CA से अटेस्टेड करवा के, बिजनेस का लाइसेंस या अदर जो एप्लीकेबल हो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशन जैसे आप लॉयर, डॉक्टर हो तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस, बिजनेस स्टार्ट करने के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और जहां बिजनेस है वहां का एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ बैंक उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड करती है जो डेली वेजेस पर काम करते हैं और जिनकी सैलरी कैश आती है। PNB हो गया, HDFC हो गया, LIC हो गया, IDFC फर्स्ट हो गया और परिमल हाउसिंग फाइनेंस हो गया। ऐसी कंपनी प्रॉपर इनकम भी नहीं है, वो उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड करवाती है। अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिस पर आपको फाइनेंस करवानी है। तो जो आपने बिल्डर को पे किया है उसकी पे रिसिप्ट लगेगी, अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर्टी रीसेल हो रही हो तो, सेल एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, लोकल डिपार्टमेंट के थ्रू सैंक्शन की हुई प्लान की कॉपी, प्रॉपर्टी पर कोई अतिक्रमण नहीं है उसका भी सर्टिफिकेट लगता है। अगर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में ली जा रही है तो उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। सभी बायर्स की पासपोर्ट फोटो और हर एक के हिस्से का भी शेयर एंड लायबिलिटी का प्रूफ, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई ओल्ड लोन है तो उसकी डिटेल, ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड जमा करने होंगे। और साथ ही साथ आपको लोन की जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी जमा करनी पड़ती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा जो लगते हैं वो सारे फीस आपको पेड करने होंगे। अब बात करते हैं लोन देने से पहले बैंक क्या क्या देखती है और कितने की प्रॉपर्टी पर कितना सैंक्शन हो सकता है। होम लोन देने से पहले बैंक आपकी इनकम के साथ साथ आपकी सारी लायबिलिटी चेक करती है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी देखती है कि इनकम कब तक होगी। जैसे कि अगर आपकी सैलरी है और आप रिटायरमेंट तक ही आपके पास इनकम है तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लोन देगी। और अधिकतर केसों में बैंक आपका जो इनकम होता है उसको जो उसकी जो हाफ होती है उसी की EMI बनाता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आपकी सैलरी सीधे सीधे वो 15 कर देगी और 15 के हिसाब से ही आपकी IMEI बनाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे भी तो होते हैं, तो वो इंश्योर करती है कि आपकी EMI के साथ साथ आपके जो बाकी के खर्चे होते हैं वो आसानी से चलते रहे ताकि आपको किसी प्रकार का इशू ना आए। अब बात करते हैं कि बैंक कितने की प्रॉपर्टी पर कितना फाइनेंस करती है। तो इसका अगर हेल्थी रेशो मानूं और बताऊं तो जितना होना चाहिए वो है 60 से 40%, यही बैंक भी देती है। जैसे कि अगर आपके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको बैंक 12 लाख तक का फाइनेंस कर देगी और बाकी का आपको कैश या अपने हिसाब से देना होगा। प्रॉपर्टी अगर 50 की है तो 30 से 70% पर आ जाता है। प्रॉपर्टी के अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब जितने ज़्यादा की प्रॉपर्टी होगी बैंक आपको उतना ज़्यादा फाइनेंस कर देगा। अगर जैसे कि 1 करोड़ की है तो आपको और भी ज़्यादा परसेंट में वो फाइनेंस कर देगा। अब बात करते हैं लोन टॉपअप क्या होता है। जैसे अब लोन टॉपअप की बात करते हैं, लोन टॉपअप होता क्या है। जैसे कि अभी आपने मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ली या कोई प्लॉट लिया या फ्लैट लिया, कुछ भी लिया, अब आपने तो सारा पैसा उसमें लगा दिया लेकिन अभी तो वो रेंट अभी तो वो चालू नहीं हुआ है, या मान लीजिए उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए ही आपने लिया और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको एक लोन टॉपअप मिलता है। लोन टॉपअप से ये होता है कि आपको जितना फाइनेंस हुआ है उससे थोड़ा बहुत अमाउंट और दे दिया जाएगा ताकि आप उस बचे हुए काम को कंप्लीट करवा सको।
तो ये होता है लोन टॉप अप। तो ये जो लोन टॉप अप होता है ये आपकी IMEI में ही जुड़ जाता है और आपके लोन टेंचर पे भी इफेक्ट करता है। वैसे तो लोन टॉप अप नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन अब भाई जरूरी है तो वो ले सकते हैं आप। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी भी आपको अलग से देती है। अब मैं बात करता हूँ एडवांस EMI। एडवांस EMI क्यों पेड करनी चाहिए? क्योंकि जब आप EMI पेड करते हैं तो उसका कुछ परसेंट ही बस नेट अमाउंट से डिडक्ट होता है और बाकी का जो भी अमाउंट होता है वो केवल इंटरेस्ट में चले जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर कल को कुछ इश्यूज हो जाते हैं और आप सारी EMI पेड नहीं कर पाते हैं और आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, है ना, तो बैंक जो रहती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 36 EMI करवाई, आपने 20 EMI भरी और उसके बाद में आप डिफॉल्ट कर गए कि भैया अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। अब उसमें से होता यह है कि जिसकी मान लीजिए आपने 4-5 एडवांस EMI पेड करी है या 8 EMI पेड कर दिए, एडवांस EMI है, तो अब आपने वो पेड की है तो वो क्या है कि वो आपके नेट अमाउंट से जाएगा। जिसकी अभी आपका जो अमाउंट होता है उसका भी मैं रेशो आपको बताऊंगा, लेकिन जो एडवांस EMI होती है ये नेट अमाउंट से ही कटता है। और जो आपकी जो जनरली जो नॉर्मल EMI होती है उसमें केवल आप इंटरेस्ट पेड करते हैं और केवल कुछ परसेंट रेशो ही आपका नेट अमाउंट से डिडक्ट होता है। तो कल को अगर बैंक आपके ऊपर केस करती है तो वो दिखाएगी कि भैया इनने तो अभी तक केवल इंटरेस्ट ही पेड किया है, मेरा मेन अमाउंट तो बाकी है। तो ऐसे में बैंक भी आपको बोलेगी कि हाँ यार ये तो सही बात है, इनने तो अभी तक इंटरेस्ट ही दिया, मेन अमाउंट तो बाकी है, तो उसमें आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने एडवांस EMI पेड करी तो इससे आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा और आपका जो लोन है वो जो आगे जो 30 साल 40 साल जो 20 साल 25 साल जो चल सकता था वो हो सकता है कि 2-4 साल पहले खत्म हो जाए। तो आपको एडवांस EMI पेड करना ही चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि उनकी कैपेसिटी है कि वो 10,000 की EMI रेगुलरली आराम से पेड कर सकते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो केवल 8,000 की 7,000 की EMI पेड बनवाते हैं और वही पेड करते हैं और बाकी का जो उनके पास जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको वो अपने किसी FD में या SIP में इन्वेस्ट कर देते हैं 1 साल के लिए। और जैसे ही वो 1 साल होता है तो वो 3,000 6,000 के हिसाब से जो 36,000 37,000 या 40,000 जो भी अमाउंट आता है उसको इकट्ठा उठाकर उसमें वो डाल देते हैं। तो इससे होता यह है कि एक तो आपकी EMI जो होती है वो डायरेक्ट जो 36, 40, 50,000 रुपए जो है वो आपके उस मेन अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और प्लस जो अमाउंट आपको EMI में पेड करना था और जिससे केवल EMI पेड होती उसका इंटरेस्ट भी आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देके जाता है। तो आपको एडवांस EMI पेड करनी ही चाहिए अगर लोन से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं और कम से कम अमाउंट पेड करना चाहते हैं। तो अब अगला हमारा आता है लोन ट्रांसफर करवाना सही है या गलत। लोन ट्रांसफर करवाने के क्या फायदे होते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन ट्रांसफर करवाना है या नहीं करवाना है। अब बाई चांस मान लीजिए कि आपने लोन लिया है 9.5% के हिसाब से, अब कल को इंटरेस्ट रेट गिर जाता है या आपके पास ऑफर आता है कि भैया मैं आपको 6% पे दिलवा दूंगा, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि 0.2% का भी डिफरेंस कितना ज्यादा होता है, तो उसमें आपको 1 से 2% का तो जो भी बेनिफिट मिलना है वो तो अलग से मिलता ही है। और इसमें होता भी यही है, बस कंडीशन यह हो जाती है कि आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो लोन का अमाउंट दूसरी कंपनी पेड कर देती है और आपको केवल अब इसका पेमेंट देना है और इसका पेमेंट नहीं देना पड़ता। इसमें फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह थोड़े से लग जाते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है। अब बात करते हैं होम लोन में एक्चुअल में परसेंटेज कितना लगता है। तो आपको ये जो परसेंटेज का जो चार्जेस है ना, ये आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताएगा, ये हिडन सीक्रेट है जो कि इनकी कमाई का जरिया बनता है। अब जैसे कि बाई चांस मान लीजिए मैंने कोई सा गोल्ड लोन लिया, अब गोल्ड लोन जनरली मुझे 1 या 2% में मिल जाता है, तो अब जो 1 या 2% है, अब जो मैं पर मंथ जो पेड करूंगा वो केवल 1 या 2% ही करूंगा। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लिया तो 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपए। अब ये जो 1,000 रुपए मैं पेड कर रहा हूँ, केवल मैं 1,000 पेड करूंगा और बाकी का अमाउंट एज इट इज रहेगा। अब इसमें मैंने मान लीजिए अब 10,000 रुपए कुछ और पेड कर दिया, मान लीजिए इकट्ठा मेरे पास पैसा आया, मैंने 10,000 रुपए डाल दिया, तो अब मेरा नेट अमाउंट रहेगा 90,000 रुपए। तो मेरे को नेक्स्ट मंथ में 10,000 ना देके 9,000 1,000 ना देके 900 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन हम जो होम लोन या अदर लोग पर्सनल लोन लेते हैं इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मैं EMI तो पेड कर रहा हूँ, मतलब कि उनका पैसा तो उनके पास जा रहा है, भले कुछ अमाउंट भी पेड हो रहा है, थोड़ा बहुत भी अमाउंट पेड हो रहा है तो हो तो रहा है, लेकिन मेरी तो EMI जो एक फर्स्ट डे से जो बनी है फर्स्ट मंथ से, वो लास्ट के आखिरी मंथ में भी मेरे को 10% ही देना है और वो भी पूरे अमाउंट पे देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 लाख
का लिया है तो 10 लाख का मतलब मैं आखिरी साल में भी 10 लाख का ही इंटरेस्ट पेड करूंगा, मतलब 10वें साल में भी मुझे 10 लाख का इंटरेस्ट ही पेड करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कमाई का जरिया है, क्योंकि जो अमाउंट मैं पेड कर चुका हूँ उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूँ तो ये हमें लोन 35% 40% तक का पड़ जाता है, और कई केसेस में तो 50% भी चले जाता है। तो एक ये चीज देखनी जरूरी थी कि आपको एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता क्या है, आप बैंक वाले से जरूर पूछें। अब बात करते हैं कि लोन लेने के बाद में टर्म प्लान लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर आप होम लोन ले रहे हैं या कोई सा भी लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको एक टर्म प्लान आपके साथ में होना चाहिए। टर्म प्लान का कवर हमेशा बैंक आपको रिकमेंड करती है, और कई बैंक तो देती है। कई बार अगर आपके पास कोई दूसरा टर्म प्लान है तो बैंक को बताइए कि मेरे पास ये टर्म प्लान कवर ऑलरेडी है तो मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए कि आपने 20 साल का लोन लिया और खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है या आप किसी प्रकार से डिसेबल हो जाते हैं जिससे आपकी इनकम टोटली रुक गई। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक को तो वो पैसा चाहिए, तो वो इस कंडीशन में आपकी कंडीशन कुछ भी हो, वो अपना पैसा निकालने के लिए या तो वो प्रॉपर्टी नीलाम कर लेगी और अपना पैसा दे देगी। लेकिन अगर आपने कोई टर्म प्लान लिया हुआ है तो क्या होता है कि आपका जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो तो वो पेड करेगी ही करेगी, साथ में कुछ कवर आपकी फैमिली के लिए भी होता है कि जिससे आप 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल टर्म प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, उससे आप और आपकी फैमिली सरवाइव कर सकती है। तो टर्म प्लान इसीलिए लोगों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। आपका मैं डाउट पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।